गांव में भूषण नाम का एक धनवान रहता था। उसका इकलौता बेटा था विजय। भूषण की आयु ढल चुकी थी। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, तू इतने साल तक बिना किसी जिम्मेदारी के रहा, व्यापार में कभी ध्यान नहीं दिया, पर अब ऐसा नहीं चलेगा। मेरा स्वास्थ्य खराब रहता है। वैद्य जी के कहे अनुसार अब मेरा अंतिम समय आ गया है। तू कल से व्यापार पर जाने की आदत डाल ले। जब तक मेरी सांसें चलेगी तब तक मैं तुझे व्यापार की सलाह देता रहूंगा। ये क्या, अचानक आप मुझे व्यापार संभालने के लिए कैसे कह सकते हैं? मैंने अपने दोस्तों के साथ यात्रा पर जाने की योजना बनाई हुई है। कम से कम 1 महीना घूम कर आने का सोचा है। अब आप अचानक ऐसा कहेंगे तो मेरे दोस्त मुझसे निराश हो जाएंगे ना बाबा। मैं आपसे 1 महीने के बाद मिलूंगा। अरे बात को समझो बेटा, मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं दुकान पर नहीं जा पाऊंगा, तुझे ही जाना पड़ेगा। मेरा एक ही तो वारिस है तू ही नहीं करेगा तो मेरे व्यापार को कौन संभालेगा भला? अपनी दुकान में शशिधर जी है ना, वो कई बरसों से हमारी दुकान पर काम कर रहे हैं। 1 महीने के लिए उन्हें काम संभालने दीजिए, उसके बाद तो मैं आ ही जाऊंगा। बेटा तू तो ऐसा कह रहा है जैसे कि सारा कारोबार मुंशी पर छोड़ दूं। भले वो भरोसेमंद है, हमें हमारे काम को लेकर सजग तो रहना ही पड़ता है। व्यापार का कोई भी मालिक हो पर ध्यान तो देना ही पड़ता है ना। बाबा आप भी ना, आप फिर से शुरू हो गए। ऐसे उपदेश मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। आप चाहे माने या ना माने, मेरे दोस्तों के साथ यात्रा पर जाना तय है। मैं कल सवेरे निकल रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ। और एक बार सोच लो बेटा, आज तक तुमने जो भी कहा है उसके लिए मैंने कभी मना नहीं किया, पर अब ये तेरी यात्रा का समय है, तुम्हारा जाना ही उचित होगा। इस तरह पिता के लाख मना करने पर भी विजय अगले सवेरे दोस्तों के साथ यात्रा पर चला जाता है। पर उसके 1 सप्ताह के बाद ही सेहत बिगड़ने से भूषण चल बसता है। विजय को बीच यात्रा में ही लौटना पड़ता है। विजय बाबू, मालिक को गुजरे हुए 1 महीना बीत गया, अब तो आपको दुकान को संभालना ही होगा। शशिधर चाचा, हम आपको बरसों से जानते हैं। आप जैसे भरोसेमंद मुंशी के होते हुए मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं अपने दोस्तों के साथ यात्रा पे गया हुआ था तो बाबा के देहांत के कारण मुझे वापस जल्दी आना पड़ा। मैंने फिर से यात्रा पर जाने का निर्णय लिया है। आप मेरी यात्रा के लिए मोहरें तैयार रखिए। ऐसे समय में आपको मुझे सलाह देने की जरूरत नहीं है, मुझे मोहरें चाहिए। आप वो देखिए। मालिक, मेरे सारे पैसे घर पर ही है और उनकी चाबियां भी मैंने आपको तभी सौंपी दी थी। आपको जितना भी धन चाहिए हो आप ले लेना, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, आपको कुछ पैसों की जरूरत तो नहीं है? मुझे कोई जरूरत नहीं है, चाहो तो मैं दुकान पर चला जाता हूँ। इस तरह दुकान की देखभाल मुंशी शशिधर पर छोड़कर विजय अपने दोस्तों के साथ विहार यात्रा पर निकल पड़ता है। अरे ओ विजय, कितने पैसे बचे हैं तेरे पास? मैं अपने होने वाली पत्नी के लिए उपहार ले जाने की सोच रहा हूँ। तुझे जितने चाहिए ले ले दोस्त। होने वाली पत्नी के लिए उपहार लेना है ना, तो बढ़िया सा ही लेना, ठीक है? तो जैसा दोस्त हो भाग्य वाले को मिलता है। देख वहाँ है गहनों की दुकान, चलो चलते हैं। विजय, ये कैसा रहेगा? बहुत ही सुंदर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अरे ये तो बहुत कीमती है। बाप रे, ये नहीं, हमें कोई दूसरी सस्ती वाली दुकान पर जाना चाहिए। हाँ तो कोई बात नहीं, तुझे पसंद है तो ले ले। मैंने कहा ना, मैं पैसे दे दूंगा, तू ले ले। तेरा धन्यवाद दोस्त, तेरे जैसा मिला। हाँ पता है, यही कहेगा तू जैसा दोस्त भाग्य से ही मिलता है। अब बस कर, और कितनी बार बोलेगा यही बात? अब सुन सुनकर पक गया हूँ मैं। चल चलते हैं। इस तरह विजय बेफिक्र होकर मुंशी के भरोसे कारोबार छोड़कर दोस्तों के साथ सैर सपाटा करता रहता है। उन पर पैसा लुटाता है। एक दिन, शशिधर चाचा, मुझे 1000 मोहरे चाहिए। मालिक, पैसे तो आपके पास ही है, दुकान की कमाई भी मैं आपको ही देता हूँ। व्यापार भी अभी कर्जे में डूबा हुआ है, साहूकार पैसे लौटाने के लिए कह रहे हैं। मैं खुद आपके पास पैसों के लिए ही आ रहा था। ऐसे कैसे? लाभ क्या कर रहे हो फिर आप? हर बार महीना खत्म होते ही आपको हिसाब बताकर पैसे दे रहा हूँ। लाभ का पूछोगे तो मैं क्या कहूँगा, आप ही बताओ। तो इसका मतलब है अब आप पैसे नहीं दे पाओगे, यही ना? बात मेरे देने की नहीं है, आप ही मुझे 2000 मोहरे दीजिए, साहूकार के कर्ज लौटाने हैं। ठीक है मुंशी जी, मैं शाम तक आपको पैसे देने का इंतजाम करता हूँ। मैं चलता हूँ। अगले दिन विजय अपने दोस्त अजय के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। अरे अब तुझे 2000 मोहरे की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ दोस्त, तू मुझे 2000 मोहरे देगा तो मैं 2 महीने में तुझे वापस कर दूंगा। अरे तू बहुत गलत समय पे आ गया दोस्त। अभी अभी मैंने किसी को पैसों की जरूरत थी, उसको दे दिए। 1 महीने से मेरे पास पैसे नहीं बन पा रहे हैं, तू बुरा मत मानना विजय। अरे बुरा नहीं मानूंगा दोस्त, तेरे पास होता तो जरूर देता। अब है ही नहीं तो तू क्या करेगा? ठीक है, मैं चलता हूँ। अपने पास जो भी होता है सब कुछ लुटा देता है दूसरों पे। चल जा जा, इसे भला कौन पैसे देगा, मैं जानता हूँ इसे। पैसे देकर वापस कभी नहीं आते। इस तरह अपनी लापरवाही के कारण विजय अपनी संपत्ति खो देता है। कंगाली के कारण अब उसका कोई दोस्त साथ नहीं होता। व्यापार में नुकसान के कारण वो भी बंद करना पड़ता है। हाथ में फूटी कौड़ी नहीं बचती। नहीं, अब मैं ऐसा जीवन नहीं जी सकता हूँ। आत्महत्या कर लूंगा तो सारे दुख खत्म होंगे। यूँ आत्महत्या की सोचकर विजय पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है। वहाँ एक ऋषि उसे देखकर, क्या हुआ बेटा, आत्महत्या करने आए हो?
तुम जिस स्थिति में यहाँ पहुँचे हो ना, वो तुम्हारे खुद के लक्षण के कारण ही आज तुम्हारा आत्महत्या करने का मन है, इसीलिए तुम आत्महत्या करने आए हो ना। स्वामी जी, मेरे कुछ बिना बताए आप मेरे विषय में सब कुछ जान गए हैं, ऐसा कैसे संभव है? ये सब मेरी कठोर तपस्या से मैंने प्राप्त किया है। किसी भी समस्या का परिष्कार आत्महत्या नहीं होता बेटा, दृढ़ता से उसका सामना करोगे तो समस्या अपने आप पीछे हटेगी। जिस पर मैंने विश्वास किया उन्होंने धोखा दिया। ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है। पर आप इतनी प्रसन्नता से कैसे रहते हैं, मुझे बताइए ना। मैंने बता तो दिया, तपस्या से ही मुझ में इतनी संतुष्टि की अनुभूति होती है। तुम भी इसे अनुभव करना चाहते हो तो तुम्हें भी तपस्या करनी चाहिए, वो तुम्हें करनी होगी। अब मैंने निर्णय ले लिया कि मैं भी तपस्या करूंगा। आप विस्तार से बताइए कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो फिर सुनो, ऐसा करने से माता प्रसन्न होकर तुम पर कृपा करेगी। मैं ऐसा ही करूंगा स्वामी जी। आपके इस उपदेश के लिए आपका बहुत बहुत आभार। शीघ्र ही इसकी शुरुआत करता हूँ। ऋषि के बताए अनुसार मंत्र प्रयोग से विजय माता की तपस्या करता है। कई सालों बाद माता प्रसन्न होकर उसे दर्शन देती है और उससे कहती है, भक्त, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। बोलो, वरदान में क्या चाहिए तुम्हें? हे माता, आपने मुझे दर्शन देकर आपने मुझ पे असीम कृपा की है। अब मैं क्या मांगू, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है माता। ठीक है, मैं तुम्हें 2 वरदान देती हूँ। तुम उन दोनों में से कोई भी एक चुन लेना। तुम्हें अर्थश्री चाहिए या भोगश्री चाहिए, इन दोनों में से जो भी चाहे मांग लो। माता, ये अर्थश्री और भाग्यश्री क्या होता है? इन दोनों के विषय में मैंने पहले कभी नहीं सुना। मेरे लिए जो सही आप प्रदान करें। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें इन दोनों के बारे में जानना है तो तुम एक काम करो, इस पर्वत से उतरकर सबसे पहले रामपुर के राजन के पास जाओ। वहाँ एक दिन रहकर उसके बाद सीतापुर में रहने वाले साजन के पास जाओ। उन दोनों के पास कुछ दिन बिताकर तुम मेरे पास वापस आओ। ऐसा करने से तुम्हें अर्थश्री और भोगश्री का अर्थ समझ आ जाएगा। फिर तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं तुम्हें वो वर दे दूंगी। तुम निर्णय करके आना। धन्यवाद माते, मैं तुरंत रामपुर के लिए प्रस्थान करता हूँ। विजय माता से आज्ञा लेकर सबसे पहले रामपुर के निवासी राजन के पास जाता है। वाह, कितना भव्य बंगला है, बिल्कुल राजभवन की तरह। लगता है किसी रईस जमींदार का है। अंदर जाता हूँ। कौन हो तुम? तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। किस काम से आए हो? मेरा नाम विजय है, मैं परदेसी हूँ। आपके घर के पास एक दिन विश्राम करने की सोच कर आया हूँ। अतिथि देवो भव। हमारे घर में कोई भी मेहमान आता है तो उसे हम आश्रय देते हैं, यही हमारे संस्कार है। जब तक आप चाहो रह सकते हो। भोजन का समय हो रहा है, भोजन कीजिए। सीताराम, ओ सीताराम, सुनो युवक, ये हमारे रसोइये हैं। आपको जो भी खाने का मन हो आप इनसे बनवा कर खा लेना। आप इनसे कह दीजिए मुझे कुछ काम है तो मैं होकर आता हूँ, तब तक आप आराम से खाइए। बताइए साहब, आपको खाने में क्या चाहिए? आपको जो भी खाना हो बेझिझक बताइए मुझे। अरे नहीं, मुझे ऐसा कोई खास खाना नहीं चाहिए। जमींदार जी जो भी खाते हैं मैं भी वही खा लूंगा। मालिक जो खाते हैं आप नहीं खा सकते क्योंकि आप युवा हो। मैं जानता हूँ कि आपको खाने में क्या अच्छा लग सकता है। मैं आपके लिए अभी बना कर लाता हूँ, आप खाकर बताना कि आपको कैसा लगा, ठीक है? आपको जो भी ठीक लगे आप वो बनाइए। वैसे इतने बड़े घर में कौन कौन रहता है? मालिक, मैं रसोईया हूँ, मेरी पत्नी और बच्चे यहीं पर रहते हैं। इतना ही नहीं, बगीचे का मालिक, कपड़े धोने वाला, घर की सफाई करने वाला और निजी काम संभालने वाला भी सब लोग यहीं रहते हैं। उन सबको मालिक ने आश्रय यहीं पर दिया है। मालिक का अपना कोई नहीं है, वो अकेले रहते हैं। उनके इकलौते बेटे महाराज के दरबार में नौकरी करते हैं। वो साल में केवल एक ही बार आना जाना करते हैं, इसलिए घर में कोई नहीं रहता तो मालिक हम सबको अपने घर में रखते हैं। क्या जिन्होंने इतने लोगों को अपने घर में आश्रय दिया उनका बेटा दरबार में नौकरी करता है? विचित्र है। कुछ समय के बाद काम पर गए मालिक वापस आते हैं। रसोईया दोनों को भोजन देता है। ये देखिए, पूरी, सब्जी, चावल, दाल, रायता, मिठाइयाँ सब कुछ बना दिया है। आपको जो चाहिए निसंकोच कहिएगा। मालिक ये लीजिए आपका हार, खा लीजिए, जल्दी से, थक गए होंगे ना। ये क्या? मेरे लिए तो पूरे के पूरे 5 पकवान बनाए हैं। जमींदार के लिए केवल सादा फीका पोहा, ये क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या सोच रहे हो विजय? तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम्हें 5 पकवान बना कर दिया है और मुझे केवल पोहा क्यों दिया है? दरअसल मुझे कुछ और नहीं पचता है। वेद जी ने मुझे केवल यही खाने को कहा है और वो भी बहुत थोड़ा सा। अच्छा, पाचन शक्ति की समस्या है। मुझे माफ कीजिए, आपके सामने बैठकर मैं इतने प्रकार का व्यंजन नहीं खा सकता हूँ। आप मुझे भी पोहा दीजिए। बेटा, तुम्हें बुरे मानने की जरूरत नहीं है। हमारे घर पर काम करने वाले सभी इसी तरह का भोजन रोज करते हैं। केवल मैं ही सादा भोजन करता हूँ पिछले 20 वर्षों से, और तुम्हारे लिए जो बना है तुम भी वही खाओगे, समझे? अरे 20 वर्ष से यही आहार बेचारे कैसे खाते होंगे, बिना स्वाद वाला ये भोजन। भोजन करने के बाद रात में विश्राम करते समय विजय भी जमींदार के कक्ष में ही विश्राम करता है। मध्य रात में जमींदार की सांस फूलने की आवाज आती है तो विजय की आंख खुल जाती है। वो उठकर देखता है। आए, आए, आए,
हे ऊपर वाले। साहब क्या हुआ, आप उठ क्यों गए? बताइए आपको क्या तकलीफ हो रही है? ये सब मेरे लिए मामूली बात है। आज मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया है। अभी उल्टी करके आ रहा हूँ। पेट फूला सा लग रहा है। बेटा तुम सो जाओ, मुझे इसकी आदत है। इसके अगले सुबह विजय राजन के पास जाता है। साहब आपके आतिथ्य से मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे सीतापुर गांव काम से जाना है। इस प्रकार राजन से विदा लेकर विजय सीतापुर में साजन के पास जाता है। सुनिए, साजन जी है। अरे आप कौन है? वो तो घर पर नहीं है, थोड़ी देर में आएंगे। थोड़ा रुकिए, लीजिए। नाम लिया और वो आ गए। शांति, लगता है अपने काशी की यात्रा में और समय लगेगा। समय पर मिलने वाले पैसे नहीं मिले, कुछ दिनों का और इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं जी, जब वो बुलाएंगे तभी तो हम लोग जा पाएंगे ना। अब हम इसमें क्या करें? ये देखिए, कोई आपसे मिलने के लिए आया है। जी नमस्कार, मेरा नाम विजय है। मैं परदेसी हूँ। मुझे एक रात के लिए आपके घर में आश्रय चाहिए। अगर आप... अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है? आज आप हमारे अतिथि हो। अरे हाँ, तुमने मुझे गुड़ लाने के लिए कहा था ना, भूल गया था। मैं अभी लेकर आता हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ी देर पहले ही सिद्धू आया था। वो तैयार किया हुआ गुड़ लेकर शहर जा रहा था बेचने के लिए। वो थोड़ा गुड़ दे गया है, अभी काम चल जाएगा। अच्छा आप लोग बात कीजिए, तब तक मैं भोजन की तैयारी करती हूँ। तो बताओ बेटा, तुम कहाँ से आए हो? साजन, सुना है तुम काशी जा रहे हो। लौटते समय मेरे लिए थोड़ा गंगा जल लेकर आओगे क्या बेटा? ये लो, कुछ पैसे रख लो, यात्रा में तुम्हारे लिए काम आएंगे। अभी अपनी पत्नी से यही कह रहा था कि काशी की यात्रा में और समय लग जाएगा, पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है ना। और देखो, आप ही अचानक आकर पैसे दे गए। अब हम काशी की यात्रा के लिए 2 दिन में निकल जाएंगे। बेटा, तुम्हारी काशी की यात्रा हो, भगवान भी यही चाहते थे। तुम काशी के दर्शन अभी करके आओ, बाकी की चिंता मत करना। ठीक है, मैं चलता हूँ। बेटा, हम कुछ बात कर रहे थे कि चाचा जी आ गए। वो सब ठीक है, मैं तुम्हें पंच पकवान तो नहीं खिला सकता हूँ, लेकिन घर का सादा स्वादिष्ट खाना खिला सकता हूँ। मेरा इतना ही सामर्थ्य है, तो तुम बुरा मत मानो। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे केवल मांड भी देंगे ना तो भी चलेगा। आइए दोनों गर्मा गर्म भोजन कर लीजिए, वरना ठंडा हो जाएगा। इसके बाद साजन विजय के साथ भोजन करता है। क्या बात है शांति, आज अतिथि है इसलिए लगता है खास व्यंजन बनाया है तुमने। वो सिद्धू गुड़ दे गया था और रत्ना उसके आंगन में लगी कुछ सब्जी दे गई। रखे रखे खराब हो जाती तो बना लिया। अब देखिए ना, अतिथि के आते ही सब चीजों की व्यवस्था हो गई। आहा, कितना स्वादिष्ट है। माई, भोजन बहुत बढ़िया बना है, मुझे अच्छा लगा। सही है, हमारे पास जितना है उसी में तृप्त मन करके भोजन का स्वाद लेते हैं। तुम्हें अच्छा लगा, यही काफी है। अरे देखिए ना, मैं आम देना तो भूल ही गई। ईश्वर भैया के बगीचे के आम पक गए हैं, तो उन्होंने एक टोकरी भेजी है। अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। भोजन के बाद मीठा भी। इस तरह उस दिन साजन के घर पर समय बिताने के बाद विजय अगली सुबह वापसी करता है। साजन जी, अब मैं चलता हूँ। आपके आतिथ्य से गदगद उठा हूँ। आपको कोई उपहार देना चाहूँ तो मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। अरे आपसे फल की आशा करके हमने थोड़ी ना आपको आश्रय दिया। आप ही नहीं, आपके जैसे भी बहुत सारे आते जाते रहते हैं। इस और कभी आना हुआ तो आप जरूर आना, हमारा आतिथ्य स्वीकार करना। विजय वहाँ से निकलकर सीधा पर्वत पर माता के पास जाता है। आशा करती हूँ कि तुम्हें अर्थश्री और भोगश्री का अर्थ समझ आ गया होगा। सबसे पहले तुम राजन के घर गए थे। उसके पास भरपूर संपदा थी, घर में नौकर, विशाल भव्य घर, सब कुछ है। लेकिन राजन की अवस्था तुमने देख ही ली। वहीं दूसरी ओर साजन, जितना उसके पास है उसी में तृप्ति करते हुए कहीं न कहीं से वस्तुओं की व्यवस्था हो जाने पर भोजन का आनंद लेकर सुखद निद्रा पाकर आराम से जीवन बसर कर रहा है। उसे किसी भी चीज की कोई भी अपेक्षा नहीं है। तो भक्त, अब तुम ही बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। माते, मुझे जिसकी जरूरत है वो उपलब्ध रहे। सदा संतोष से भरा साजन का जीवन मुझे भा गया है। धन ना हो तो कोई बात नहीं, मुझे भोग श्री प्रदान करो माते। तथास्तु भक्त, मैं तुम्हें इस समय भोगश्री जीवन प्रदान करती हूँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें वो जीवन पहले ही दिया था। जितना धन आवश्यक था उतना धन, अच्छा व्यापार, बढ़िया सेहत, पर तुमने स्वयं अपने आलस्य के कारण उन सबको अपने हाथों से गवा दिया और साथ ही आत्महत्या का प्रयास किया तुमने। पर कम से कम अब तुम उचित निर्णय लेना। माता, मेरी आंखें खुल गई है, अब से ऐसी कोई गलती नहीं दोहराऊंगा, मैं आपको वचन देता हूँ। इसके बाद विजय वहाँ से अपने गांव लौट जाता है। छोटे से व्यापार की शुरुआत करता है और सीमित लाभ में संतुष्ट रहता है।